आपके और मेरे घर के अंदर जासूसों ने डाका डाला है। ये जो जासूस हैं उसमें अमेरिकी जासूस सबसे अहम किरदार निभा रहे थे। उसके साथ उसकी जो टीम में 6 लोग और मौजूद थे, नाम लेकर, और जो एफआईआर की कॉपी है उसमें उनके नाम भी लिखेंगे। लेकिन उससे आपको क्या मतलब, आपको यह पता होना चाहिए कि वो यूक्रेनियन थे और जो उनका हैंडलर या कहें जो बॉस था, जो टीम लीडर था, वो अमेरिकन था। इन सब का मकसद ये था कि आपकी और मेरे घर में आग लगाई जाए और उस आग की धधक से जो भारतीय लोग हैं वो जलें और उन्हें तकलीफ हो। और इस तकलीफ के लिए वो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब इनकी जो गिरफ्तारी है बड़े ही रहस्यमय तरीके से होती है, और इन सब के पीछे जो गिरफ्तारी, वो कब कहां क्या काम कर रहे थे, इन पर जो नजर रख रहे थे वो रख रहे थे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने इस बार इस तरीके का गेम खेला है कि खुद अमेरिकी भी उनके चाल में फंसते हुए चले गए। और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है, कोई जानकारी बाहर सामने नहीं आती है। पहली जो तस्वीर सामने आती है जब एनआईए की कोर्ट से, दिल्ली में जब एनआईए की कोर्ट से उन्हें गाड़ी के अंदर बैठाया जाता है, तब पहली बार पूरी दुनिया देखती है कि अजीत डोभाल के लड़कों ने कुछ ऐसा काम करके दिखाया है कि अमेरिकी एजेंसियां खुद हाथ पैर फूल चुके हैं। खुद उनके एम्बेसडर अजीत डोभाल से जिस रोज गिरफ्तारी की तस्वीरें आती हैं, उनके पास मिलने पहुंच जाते हैं और बकायदा यह बताया जाता है कि सिक्योरिटी मैटर पर बातचीत करने के लिए आए थे। क्या है पर्दे की पीछे की वो रहस्यमयी कहानी। और ये जो जासूस हैं ये बहुत ज्यादा डरावने और खतरनाक हैं। क्योंकि मैं इन्हें जासूस तो कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इनकी कुंडली खंगालेंगे, जब हम खंगाल रहे थे तो हमें समझ में आया कि जासूस कोई आम जासूस नहीं है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा है, बल्कि एक घातक कमांडो हैं। इनका एक एक जवान कम से कम 200 से 300 लोगों पर भारी पड़ सकता है। और वैसे 7 लोग भारत के अंदरूनी इलाकों में मौजूद थे। क्या थी उनकी प्लानिंग, क्या थी उनकी प्लॉटिंग, और किस कदर हमारी एजेंसियां इन पर लगातार नजर बनाए रखी हुई थी। और खुद जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए है, उसके भी हाथ पैर फूल गए कि गलत चक्रों में फंस गए। कहां हम भारत के अंदरूनी इलाकों में चुपचाप काम कर रहे थे, अब हमारी पोल पट्टी खुल चुकी है। क्या है पर्दे के पीछे की रहस्यमयी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो 13 मार्च साल 2026 को 7 जासूस भारत में पकड़े जाते हैं, जिसमें से अमेरिकी बताए गए, यूक्रेनियन बताए गए। ये सारे के सारे जासूस जो एनआईए ने पकड़े, वो इतने सीक्रेट ऑपरेशन से पकड़े कि सोचिए, एक कमरे में इन जासूसों को अरेस्ट करके रखा गया और बगल वाले कमरे में पता ही नहीं है कि बगल वाले कमरे में चल क्या रहा है, जासूसों को कैसे रखा गया है। ये खबर तो तब खुली जब एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी की गई। जब इन्हें पेशी के लिए ले जाया गया, तब सातों के सातों ये चेहरे सामने, और तब जाकर मीडिया को भी इसकी खबर लगी। तो सोचिए, जब ये पूरी खबर वेस्टर्न मीडिया को पता लगी, जब अमेरिका तक पहुंची, जब यूक्रेन तक पहुंची, तब वो कितने बौखला गए। अब ये जो जासूस हैं, जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, अगर मैं इनकी पूरी डिटेल आपको बताऊं तो इसमें जो एक जासूस है जो सबसे अहम है और इन सभी का लीडर यानी बॉस है, वो अमेरिका के सीआईए का एजेंट या यूं कहें एक स्पाई बताया जा रहा है, और इसकी गिरफ्तारी कोलकाता से की गई है। अब इसके अलावा 3 यूक्रेनी जासूस भी पकड़े गए हैं जो इसी शख्स के नीचे काम कर रहे थे। उन्हें पकड़ा है लखनऊ से, और 3 यूक्रेनी जासूस और पकड़े गए हैं जो दिल्ली से पकड़े गए हैं। यानी कि जो 6 के 6 यूक्रेनी जासूस थे जो यूक्रेन के थे, ये बाकायदा उस अमेरिकी एजेंट, अमेरिकी जासूस के नीचे काम कर रहे थे, उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। अब इनकी कहानी क्या है, किस तरह से अमेरिकी जासूस के हाथ लगते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे अहम कैरेक्टर, सबसे अहम किरदार, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय मीडिया, हम सब, एनआईए ने जिस आधार पर इन्हें पकड़ा, जो भी इन पे चार्जेस लगे, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि सीआईए के एजेंट हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया तो इसे फ्रीडम फाइटर बता रही है। वेस्टर्न मीडिया तो कह रही है कि ये शख्स एक फिल्म मेकर है जो फिल्में बनाता है, फिल्में रिलीज़ करता है और इसकी वाहवाही होती है। नाम है मैथ्यू वैन डाइक। तस्वीरें आप देखिए, एक से एक तस्वीर आप देख रहे हैं और देखकर समझ में आ रहा हो किसी वॉर क्षेत्र की है। मतलब कि युद्ध क्षेत्र जो एरिया होते हैं, पूरा आपको वीरान दिख रहा होगा, गाड़ी दिख रही होगी, इसके हाथ में आपको बंदूक दिख रही होगी, आसपास 2-3 लोग और दिख रहे हैं। इसके ड्रेस देखकर, यूनिफॉर्म देखकर भी लग रहा है कि कोई एक कमांडो है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी तस्वीर भी देखिए,
छोटे से कमरे में एक कैदी की तरीके से ये घुटने पर बैठा हुआ है, इसने हाथ अपने आगे रखे हुए हैं। अब ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये अपनी इसने खुद की फेसबुक प्रोफाइल पर डाली हुई है। अगर इसकी उम्र की बात करें तो 41 साल इसकी उम्र है, नाम मैथ्यू वैन डाइक है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक मर्शनरीज है। अब मर्शनरीज कौन होते हैं? तो दरअसल ये एक तरह से ग्रुप आप समझ लीजिए या एक इंडिविजुअल ऐसा शख्स होता है जो आप ये समझिए प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट एजेंसी के लिए काम करते हैं। इनका मेन काम सिर्फ इतना होता है कि ये पैसों के लिए कुछ भी करने पर उतारू होते हैं। इनके लिए कोई पीएफ, कोई सैलरी, कोई देशभक्ति कुछ नहीं होता। इनको हायर किया जाता है, इनसे काम बताया जाता है कि आपको इस वक्त म्यांमार में जाके इस तरीके से चीज़ें करनी है, बांग्लादेश में ऐसे करना है, इंडिया में इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना है। इनको एक टारगेट दिया जाता है और सिर्फ ये उस टारगेट को देखते हैं। उस टारगेट के रास्ते में इनके खुद के बच्चे भी आए, कोई भी आए, कोई महिला आए, कोई बुजुर्ग आए, ये हर किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी मारने से नहीं चूकते। इनके लिए फाइनली ये होता है कि हमें इस काम के पैसे मिले हैं, हमें वो टारगेट पूरा करना है, हम कैसे भी करें, साम दाम दंड भेद, जिस भी तरीके से ये टारगेट को हम पूरा कर लेंगे उसके बाद हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो ये बाकायदा कहा जा रहा है कि जो मैथ्यू है ये एक मर्शनरीज है और इसे CIA के द्वारा, यूँ समझिए अमेरिका के द्वारा, खुफिया एजेंसी के द्वारा पैसे दिए गए हैं, एक टारगेट दिया गया है और भारत के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो गलत गतिविधियां हैं, हथियार सप्लाई कराना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके आधार पर इसे अरेस्ट किया गया है। अब अगर मैथ्यू की बात करें, जो मैथ्यू के बारे में आपने समझा, इसके साथ ये जो यूक्रेनियन लड़के हैं, जो यूक्रेनियन जासूस है, ये कैसे आए? तो जब इसकी डिटेल निकाली गई, पता करने की कोशिश की गई, जिसमें से आपको अगर मैं एक यूक्रेनियन का नाम भी बताऊं जिसका नाम मारिन है, ये भी जासूस है जिसे अरेस्ट किया गया है और कहा गया है कि इसकी रिपोर्टिंग सीधे तौर पर मैथ्यू को थी और इसके नीचे बाकी 5 लड़के थे जो यूक्रेनियन थे और वो इसको रिपोर्ट करते थे। तो दरअसल जब इनकी कुंडली खंगाली गई, इनके बारे में पढ़ा गया तो समझ में आया कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, लगातार मिसाइलें और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे में इसी बीच में ये जो मैथ्यू है वहाँ पर यूक्रेनियन कमांडोज को ट्रेनिंग देने गया था, उन्हें सिखा रहा था, उन्हें युद्ध भूमि में कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से लड़ना है, सारी टैक्टिक्स सिखा रहा था। और उसी में से इसको जब नया काम सौंपा गया कि अब तुम्हें जाके इंडिया में खलबली मचानी है, तुम्हें जाके भारत में कुछ ऐसा करना है जिससे तख्ता पलट हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे जो भारत है वो 2 कदम पीछे चला जाए। तो जब ये सारी चीज़ें उसे सौंपी गई तब उसने वहीं से, जिन लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा था, वहीं से अपने अंदर लोगों को करना शुरू किया और 6 यूक्रेनियन जो लड़के थे वो मान गए, जिसके बाद ये उन्हें लेकर सीधे तौर पर भारत में एंट्री करता है। अब कैसे करता है वो बताएंगे, लेकिन अब ये जो आप इसका फेसबुक प्रोफाइल अगर खंगालेंगे, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ मैथ्यू का, इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसने वो दिखा रखा है कि एक NGO है जिसका ये फाउंडर है। इसके अलावा साफ तौर पे इसने अपने आप को फ्रीडम फाइटर लिखा है। इसने ये भी लिख रखा है कि लीबिया की वॉर में इसका बहुत योगदान है और बाकायदा ये अपने आप को फ्रीडम फाइटर बता रहा है। लेकिन अब ये जो वेस्टर्न मीडिया की अगर आप कटिंग देखेंगे, जो अखबारों में छापे गए, लेख छापे गए, जो बहुत सारे आर्टिकल्स थे, उसमें साफ तौर पे लिखा गया कि एक फिल्म मेकर जो है वो लीबिया वॉर के अंदर अब फ्रीडम फाइटर बन चुका है। जब इसके बारे में हमने भी खंगाला तो पता लगा कि साल 2011 में जो लीबिया वॉर हुई थी उसके अंदर इसने लीबिया में जाकर वहाँ के जो कमांडोज थे, जो लड़के थे जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी थी, उनको एक एक चीज़ समझाई थी, उनको टैक्टिक सिखाई थी। और उसमें सबसे अहम अगर मैं बात करूँ तो मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी, जिस तरह से आपको हर किसी को ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री ट्रेनिंग इसने दी। गोरिल्ला युद्ध सिखाया, आप यूँ समझिए छापेमारी युद्ध होता है कि उसमें कई सारे ग्रुप अगर वहाँ पर बैठे तो अचानक से हमला होता है, ये भी वो सिखाता है। ज़मीन पर किस तरह से लड़ना है, कौन कौन से हथियार कब काम आ सकते हैं, सामने अगर मान लो 200-250 के लोग खड़े हो गए और आप 10-15 लोग हो तो आप कैसे उनसे जीत सकते हो। इसके अलावा तकनीक, ड्रोन की तकनीक क्या है, मिसाइल चलाने की, हथियार चलाने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि ये हर एक पैतरे कमांडोज को सिखाता और लीबिया वॉर में भी इसने ऐसा ही किया। अब लीबिया वॉर से हो जाने के बाद इसने जो अपने प्रोफाइल में लिखा, जो भी अपने आप को बता रहे हैं, साफ तौर पे ये कहता है कि जो भी कमांडोज हैं जिन्हें चीज़ें सीखनी हैं, जो किसी वॉर में परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं उनको ये ट्रेन करता है। और इसकी सबसे स्पेशल आप यूँ समझिए कि जो इसकी मांग होती है वो ये होती है कि जो सामने वाले कमांडोज हैं वो एक्टिव होने चाहिए, उनका दिमाग शार्प होना चाहिए, वो शरीर से शार्प होने चाहिए और तो और एक्टिव होने चाहिए। उनको बाकायदा सारी की सारी टैक्टिक्स ये सिखाता है।
कई सारे कमांडोज को ये ट्रेन करता है। वेस्टर्न मीडिया भी इसको इसी तरह से दिखा रहा है कि एक फ्रीडम फाइटर है जो लोगों को अपने ग्रुप्स में शामिल करता है, उनको स्पेशल फोर्स बनाने का काम करता है। मान लीजिए इसने 10-12 लड़के जो सेलेक्ट किए, उनको कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, कोई भी युद्ध में किस तरह से परफॉर्म करना है वो चीज़ें नहीं पता, तो उनको एक तरह से निखारता है और उनको स्पेशल एक फोर्स के रूप में बदल देता है। अब ये सारी चीज़ें जब इसके बारे में पता लगी, जब ये भी पता लगा कि लीबिया में भी इसका इस तरह से योगदान था वॉर में, तब अब ये जो मैंने आपको शुरुआत में एक तस्वीर दिखाई थी, एक तस्वीर आपने ये देखी जहाँ पर ये हथियार पकड़कर खड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर जो मैंने आपको मैथ्यू की दिखाई, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक बहुत छोटा सा कमरा, आप यूँ समझिए 4x4 का ही लग रहा है, वो देखने से बहुत छोटा कमरा है। इसके अंदर वो बैठा हुआ है, पीछे बहुत सारी कुछ पेन से, कलर से कुछ गुदा हुआ है। ये तस्वीर भी इसने खुद ही अपने फेसबुक पोस्ट पर डाली है। अब ये बताया जा रहा है कि जब गद्दाफी इसे पकड़ता है और इसे इस कमरे के अंदर डालता है, दरअसल जब ये उनके देश में हस्तक्षेप करने पहुंचा और वहाँ पर जिस तरह से अभी NIA ने इसे पकड़ा है, सेम वैसा हुआ था और गद्दाफी इसे पकड़ता है, गद्दाफी की आर्मी इसे पकड़ती है, इस कमरे में इसे ठूसा जाता है और उसके बाद जो गद्दाफी है वो साफ तौर पे इससे बोलते हैं कि हमें पता लग गया है कि तुम एक CIA के एजेंट हो और तुम यहाँ पर मेरी सत्ता उखाड़ने आए हो, मेरे देश को बर्बाद करने आए हो और यहाँ पर तुम साफ तौर पे चाहते हो कि तख्ता पलट हो जाए। और उस वक्त भी ये जो मैथ्यू है इसने साफ तौर पे कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कोई CIA एजेंट नहीं हूँ, मैं तो बस कमांडोज को ट्रेन करता हूँ। उसने एक बात और कही थी उस वक्त भी और आज भी वो वही कह रहा है। जब NIA या जब भी उससे पूछा जाता है कि क्या तुम CIA एजेंट हो, क्या तुम अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, क्या वहाँ के ग्रुप्स ने, वहाँ स्पाई एजेंसीज ने तुम्हें भेजा है यहाँ पर, तो ये बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स जो होती है उन्हें बनाता हूँ, स्पेशल फोर्सेस को तैयार करता हूँ, कमांडो बनाता हूँ, लेकिन मैं कोई CIA का एजेंट नहीं हूँ। हालांकि मैंने एग्ज़ाम ज़रूर दिया था CIA का, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया था। और यही सेम लाइन इसने गद्दाफ़ी को उस वक्त भी बोली थी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, मैं आपको 3-4 चीज़ें बताती चलती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इसके साथ हुआ क्या है। दरअसल देखिए, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट चल रहा था, जब शेख हसीना जो है वहाँ से भाग कर आई, भारत में उन्हें पनाह दी गई, इससे पहले हुआ ये था कि शेख हसीना ने ये बताया था कि जब इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले एक गोरा आदमी उनसे वहाँ पर मिलने आया था। तो जो गोरा शख्स था वो डिमांड रखता और कहता है कि हमें ईसाई धर्म को प्रमोट करना है, यहाँ पर लोगों के अंदर अंदर तक जाकर हमें बताना है कि ईसाई धर्म कैसे काम करता है, क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हमें लोगों को बतानी है। तो ऐसे में हम आपसे कुछ ज़मीन चाहते हैं जहाँ पर हम चर्च खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे और वहाँ पर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर किसी को ये सारी चीज़ें बताएंगे। जिस पर जो शेख हसीना है वो मना करती हैं, सारी चीज़ें पूरी तरह से मना कर देती हैं। और इसके बाद आपको याद होगा किस तरह से, आप यूँ समझिए, शेख हसीना को मारने पर उतारू हो जाते हैं लोग, उनकी जान को खतरा हो गया था और इस वजह से वो भारत भागकर आई थी। गद्दाफी का हाल भी आपको याद होगा, किस तरह से गद्दाफी का हाल किया गया था। वहाँ की जो आम जनता थी उसी ने गद्दाफी को इस हद तक मारा था। सोचिए, जो कल तक जिनका राजा बना हुआ था गद्दाफी, वही उसको मार रहे थे। तो ये बहुत ही अजीब बातें हैं कि उसी जगह पर ये शख्स क्यों दिखता है जिस देश में बाद में तख्ता पलट हो जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाते हैं, देश में बगावत फैल जाती है, जो जनता है वो खुद सड़कों पर आकर अपने ही हुक्मरान के सामने बगावत करके उनको ही मारने पर उतारू होती है। तो ये दोनों बार ये सारी चीज़ें हुई। अब ये जो मैथ्यू है, जब इसको कोर्ट में पेश किया गया, इसके साथ बाकी लोग को भी पेश किया गया, जिस तरह से खबर आई, मीडिया एक्टिव हुई, हर कहीं खबरें छपने लगी, तो ऐसे में मीडिया तो एक्टिव हुई, लेकिन साथ ही साथ जो US के एम्बेसडर हैं वो भी एक्टिव हो गए और फ़ौरन उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, फ़ौरन उन्होंने एक जानकारी दी कि जो भी चीज़ें हुई, जो भी भारत में सारी चीज़ें हुई, तो हमें पता लगा। इसके बाद हमने जो NSA चीफ हैं अजीत डोवाल, उनसे बातचीत की है और उनसे जो सिक्योरिटी थ्रेट है जो भारत को है, अमेरिका को है, जो देशों में सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर हमने ये सारी चीज़ें बात की हैं। तो फ़ौरन वो भी इस पर एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे आपने मैथ्यू को देखा, मैथ्यू का काम समझा, ठीक मैथ्यू के नीचे मारिन, जो यूक्रेन का जासूस है, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है और अपने लड़कों को, यानी यूक्रेन के जो इसके 5 के 5 जो लड़के इसके साथ आए हैं, उनको वो कमांड देता है और सारी चीज़ें इनसे करवाई जाती हैं। अब बांग्लादेश का मैटर आपने समझा, गद्दाफी का मैटर भी आपने समझा, लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी होगी। दरअसल इस मैप को ज़रा गौर से देखिएगा। अब आप ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें आपको म्यांमार दिख रहा होगा,
अब म्यांमार के बॉर्डर पर पहुंचे और यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम है वो खास तौर पर बहुत ही, जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, बहुत ही क्रूशल है इन जासूसों के लिए। जितने भी CIA के एजेंट हैं जो यूक्रेन से आ रहे हैं, आखिर क्यों बड़ी ही आसानी से ये म्यांमार में यहाँ पर बैठकर मिजोरम तक इनकी पकड़ हो जाती है और ये भारत को दहलाने की, भारत को हिलाने की कोशिश करते हैं। होता इसलिए है क्योंकि देखिए जो म्यांमार है, अगर आप उसे साफ तौर पे समझेंगे तो वहाँ पर फौज का राज है, लेकिन ये जो आप बॉर्डर के पास का इलाका देख रहे हैं वहाँ पर कई सारे मिलिटेंट्स ग्रुप भी हैं। क्योंकि जब हमने इसकी डिटेल निकालनी चाहिए मैथ्यू की, तो पता लगा कि चिन नेशनल आर्मी है एक म्यांमार में, जिसको ये ट्रेनिंग दिया करता था। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल फोर्सेस बनाता था, उनको पॉलिश करता था उन कमांडोज को। तो ये भी एक मिलिटेंट ग्रुप है, यानी कि विद्रोही ग्रुप है म्यांमार के अंदर, चिन नेशनल आर्मी, और इसी को ये वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था। और ट्रेनिंग देने के बहाने धीरे धीरे जो ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था वो मिजोरम तक हो गई। अब यहाँ पर इलीगल हथियार सप्लाई करना, अंदर के इनपुट्स निकालना, जो भी भारत में गतिविधि हो रही है उन्हें निकालना, और तो और जिस तरह से म्यांमार में ऐसे विद्रोही गुट हैं, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ विद्रोही गुट हैं जिनको ये अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है और भारत के सीक्रेट, जितने भी जो सीक्रेट्स हो सकते हैं उनको निकालने की कोशिश करता है। और इसके बाद धीरे धीरे अपने जासूसों को प्लान करके भारत में भेजता है। और इसी आधार पर जो NIA है, जब उनको इस चीज़ की भनक लगती है, वो पूरी कहानी समझते हैं, तब उन्हें ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि इंडिया में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। और जल्द से जल्द ये जो अमेरिकी जासूस है, जो CIA का एजेंट है, उसको पकड़ा जाता है और उसके साथ 5-6 जासूस जो हैं वो और भी अरेस्ट किए जाते हैं। अब ये सारी जो आपने पूरी कहानी समझी, इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि दरअसल एक शख्स था डैनियल न्यूवे। ये UK का एक जासूस था जो कि 2009 से भारत में रह रहा था और अचानक कई सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा था, ऐसी गतिविधियां हो रही थी जिसके बारे में जब सिक्योरिटी एजेंसीज़ को पता लगा तो इस पर केस चला, चीज़ें हुई और इसके बाद 2017 में से डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर से फर्जी तरीके से किसी तरह से जालसाजी करके 2023 में फिर इंडिया आता है और अब इंडिया आने के बाद ये साफ तौर पे लोगों से मिलता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है और उनसे कहता है कि दरअसल हमें क्रिश्चियन धर्म को, यानी ईसाई धर्म को प्रमोट करना है, हमें चर्च खोलना है, स्कूल खोलना है, बाइबल बांटनी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है। तो इस आधार पर ये लोग इंडिया में घुसते हैं और इसके बाद इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो डैनियल न्यूवे है, ये भी मिज़ोरम से 2024 में अरेस्ट किया गया था इलीगल वेपन, हथियार रखने के जुर्म में, और इसके बाद कुछ दिनों बाद ये भी चीज़ आती है कि ये छूट भी जाता है, मतलब इसे छोड़ भी दिया जाता है। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, क्या होता है, ये जासूसों को पकड़ने के बाद छोड़ना इतना आम क्यों होता है? और जिस तरह से मैथ्यू की एक कहानी आई है, मैथ्यू जिस तरह से अपने आप को दिखा रहा है कि वो कमांडो को ट्रेन करता है, क्या वही सच है या सच में अमेरिका भारत के साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पुराने ज़माने में कहावत थी कि अगर आपको किसी देश पर कब्ज़ा करना है तो आप उसके राजधानी पे सीधा हमला नहीं करते हैं। जैसे मसलन के तौर पर एक बहुत पुरानी कहावत है, जब राजा महाराजा अपने बच्चों को समझाते थे कि अगर आपको किसी प्रजा पर हमला करना है तो अगर चावल और दाल है तो दाल को आप बीच में मत डालिए कभी। ये सिखाया जाता था पुराने ज़माने में राजाओं के बच्चों को। ये कहा जाता था कि जो चावल की जो प्लेट की जो कोने वाला हिस्सा है, जो आखिरी वाला हिस्सा है, वहाँ पर दाल को डालिए, वहाँ पर चावल ठंडे होंगे और वहाँ से खाना ज़्यादा आसान होगा, बजाय आप बीच में डालेंगे जो कि दाल भी गर्म होगी, चावल भी गर्म होगा और आप खा नहीं पाएंगे। और कुछ इसी तरीके के फंडामेंटल को यूज़ करते हुए आज के वक्त में जासूस भी इस तरीके से काम करते हैं। भारत के जितने भी अलग अलग कोने हैं जहां पर विद्रोह हो सकता है, याद रखिए एक वक्त था इंदिरा गांधी के वक्त में जब पंजाब को भी दहलाने की कोशिश हो रही थी, वहां पर भी आतंकवाद अपने चरम पर था। कुछ इसी तरीके का काम अब नॉर्थ ईस्ट के जरिए करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि जो दिल्ली आसपास के जो इलाके हैं यहां पर अगर ये कुछ करेंगे तो यहां करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे सही हम जो इंडिया की जो बाकी जो छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वहां पर जाकर कुछ इस तरीके के विद्रोह, सिविल राइट्स करेंगे तो हमेशा ये लगना चाहिए कि वहां पर आग जल रही है, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन है और उसी में देश उलझा हुआ रहेगा। जिस तरीके से वनिता ने बताया कि आपको एक UK का, ब्रिटेन का एक जासूस जो पिछले कई दशकों से भारत में मौजूद था, उसे एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है और महज 1 साल के अंदर उसे छोड़ भी दिया जाता है। आप कहेंगे कि एक जासूस जो हमारे यहाँ आकर इस तरीके का काम कर रहा है हम उसे क्यों छोड़ रहे हैं? तो देखिए, ये
जो अपराधी हैं और ये जो जासूस हैं, इनकी दुनिया बहुत ज़्यादा अलग होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने किसी एक के जासूस को पकड़ा तो हमारा भी कोई लड़का जो विदेश में हो, जो हमारे कोई नागरिक जो विदेश में जाकर कुछ इस तरीके की ऑपरेशंस कर रहा हो, अगर वहाँ पर भी उसे गिरफ्तार किया जाता है तो पर्दे के पीछे रहकर इन दोनों की अदला बदली भी की जाती है। इस तरीके की सीक्रेट ऑपरेशन या जासूसों की दुनिया में ये बहुत आम बात होती है। ऐसा नहीं है कि उसे पकड़ा और उसे रखकर जेल में सड़ाते रहो, उसका फायदा उठाया जाता है देश के हक के लिए। अब यहां पर याद रखिए, ये जो 7 लोग हैं, जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो 7 लोग इतने ज्यादा घातक हैं कि एक एक जो इनका जो कमांडो है वो 200 लोगों पर भारी पड़ सकता है। 7 लोग का मतलब 1400 लोग। लेकिन यहां पर ये इस मकसद से आए थे कि हम उन्हें ट्रेनिंग तो जरूर देंगे। जो एक तरीके से मिलिटेंट है, जो आतंकवाद है, ये भी खुद आतंकवादियों से कम नहीं है। हम इनको जासूस, कमांडो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं ये 7 के 7 आतंकवादी हैं। अगर ये हमारे देश में रहकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे यहां हथियार सप्लाई करते हैं, तो ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में मैं नागरिक कहूंगा, एक हमारा नागरिक अमेरिका में पकड़ा गया, जिस पर आरोप लगाया गया अमेरिका और अमेरिका की सरकार के द्वारा, वहां के पुलिस के द्वारा, कि यहां पर उस शख्स को, जो भारतीय नागरिक है, उस पर आरोप यह लगाया गया और जबरदस्ती उसके मुंह से यह बुलवाया गया कि जो पन्नू है, जो कि एक तरीके से आतंकवाद है, अलगाववादी है, वो भारत विरोधी बातें करता है। उसके अकॉर्डिंग, जो अमेरिकी सरकार के अकॉर्डिंग, कि भारत सरकार ने एक तरीके से उसे पैसे दिए कि वो वहां पर जाकर ऑपरेशन करे। तमाम तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। अब उसे एक तरीके से सजा देने का ऐलान जल्दी होने वाला है। तो पर्दे के पीछे ये भी बात कही जा रही है कि जो सीक्रेट ऑपरेशन है, जो जासूसों की जो दुनिया है, इस दुनिया में भी भारत को कुछ ऐसा करने की जरूरत थी कि अगर हमारा एक भारतीय नागरिक वहां पे फंस चुका है तो यहां पर 7 जासूसों को पकड़कर भारत एक कड़ा मैसेज देना चाहता है अमेरिका को कि देखो, तुम ही वो नहीं हो जो हर चीज कर सकते हो, हमारे पास भी पत्ते हैं। हम बस इंतजार कर रहे थे कि कब मौका लगे, लेकिन जब जो सर के ऊपर से जब पानी बह जाएगा तब आपको भी नुकसान होगा। और इस वक्त जो अमेरिका के हालात हैं वो इतने ज्यादा ठीक है नहीं, और जिस तरीके से वो एक एक कर अपने एसेट्स को खोते हुए जा रहे हैं, अपने जो एजेंट्स हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। क्योंकि ये जो मैथ्यू पकड़ा गया है भारत में, लेकिन इस पर नजर किस किस एजेंसियों ने रखी थी, सोचिए। पुतिन के जासूस भी इसके पीछे लगे हुए थे, इन्हें पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन हर कोई नाकाम हो रहा था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय एजेंसियों की, जो लगातार इन पर पैनी नजर बना के रखे हुए थे। ये कब, कहां, क्या कर रहे थे, हर एक की चीज इनके पास पहले से मौजूद थी। अब बारी थी इनके नेक्सस को तोड़ने की। मतलब ये देखिए, बार बार जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि इसने एग्जाम जरूर दिया और कहा कि मैं सीआईए के एग्जाम में फेल हो गया, तो सोचिए किस तरीके से फिल्मी कहानी नहीं है कि सीआईए जहां ऑपरेशन करना चाहती है, किसी सरकार को गिरवाना चाहती है। जिस तरीके से हमने वेनेजुएला में देखा कि अमेरिकी तेल के इतने ज्यादा प्यासे बन चुके थे कि वहां पर सरकार को गिराकर एक अपनी कठपुतली वाली सरकार बैठा दी, और वहां पर भी ये मौजूद था। दूसरी चीज, अगर आपने ध्यान दिया हो कि ईरान में भी जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल अभी हमला कर रहे हैं, उससे कुछ महीनों पहले तक ईरान के अंदर लोग सड़कों पर थे, विद्रोह कर रहे थे अपने सरकार के खिलाफ। तो ये जो सिविल राइट या सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा करने का काम ये कौन करता है? ये वहां की खुफिया एजेंसियां दूसरे देशों को पहले तोड़ती हैं अंदर से। जो वो अंदर से टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद किया जाता है मिलिट्री ऑपरेशन, ताकि उस देश को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और वहां पर तख्ता पलट हो जाए। बांग्लादेश याद है आपको, किस तरीके से शेख हसीना को जब तख्ता से पलट करना था, उससे पहले वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन की गई थी। ईरान के अंदर भी यही सारी चीजें हुई हैं। भारत के अंदर तो आप जानती हैं कि किस तरीके से कई बार, कई दफा कोशिश की गई, लेकिन हर बार यहां के लोगों ने, यहां की सरकार और अपने भारतीय सेना पर भरोसा जताया, और कभी भी कोई भी विदेशी ताकत हमें अपने सेनाओं पर विश्वास करने से डगमगा नहीं सकती है। क्योंकि जो अटूट विश्वास हमारी सेना पर है, हमारे लोगों का, उसे चाह कर भी कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे इतने एक अमेरिकी क्यों ना आ जाए या हजारों अमेरिकी क्यों ना आ जाए, हर एक को मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। और इन एजेंसियों को, इनको वापस करने के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन्हें कहा जा रहा है कि फटाफट वापस बुलाया जाए। यूक्रेनियन अपने यहां जंग लड़ रहे हैं पुतिन के सेना से, वहां पे जूझ रहे हैं।
यूक्रेनी इतने ज्यादा इस तरीके शातिर हो चुके हैं कि वहां पर वो ये सऊदी अरब और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि देखिए देखिए हमारे पास ना ड्रोन से लड़ने की शक्ति है, आप हमें बुलाइए, हम आपको बताएंगे कि ईरान की ड्रोन को किस तरीके से गिराना है। पहली चीज, यूक्रेनियन वही कहां ये अपने जंग में फंसे हुए हैं, कहां ये भारत को भेजे जाते हैं, भारत से ये पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, कहां कहां से पकड़ते हैं आपको पता है? उस अमेरिकी जो इनका जो टीम लीडर था उसे पकड़ा जाता है कोलकाता से। अब कोलकाता में कहा जाता है 9 बजे के आसपास ये उतरा, उसे पकड़ लिया गया। जो बाकी तीन यूक्रेनियन हैं, एक को लखनऊ से पकड़ा गया, एक को 3 को दिल्ली से पकड़ा गया। अब इन सब का मकसद क्या है कि अगर ये एक साथ उतरेंगे तो एक साथ अगर इनकी धरपकड़ हो गई तो इनकी पोल पट्टी खोल सकती है। सोचिए हमारी एजेंसियों ने किस तरीके से जाल बिछा रखा था। ये क्या करते थे, एक लखनऊ में उतरा, एक कोलकाता में उतरा, एक दिल्ली में उतरा, तीनों ये लोग गाड़ी से इकट्ठा करते थे, गाड़ी से जाकर ये असम के आसपास मिलते थे, फिर वहां पे गाड़ी चेंज कर कर ये नॉर्थ ईस्ट के अंदरूनी इलाकों में जाते थे। वहां पर जाने के बाद भी कई जगह रिस्ट्रिक्टेड एरियाज रहते हैं जहां पर चाइनीज को मना है जाना, वहां पर अमेरिकन को जाना मना है, यूरोप के कई देशों को जाना मना है उस इलाके में। इंडियंस को भी कभी कभी किसी इलाके में जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है वहां के लोकल एसपी या पुलिस वालों से या जो वहां के डीएम है, क्योंकि वो इलाके इस तरीके से कहीं सिक्योरिटी पे लैप्स हो सकता है, इसलिए यहां पर इस सारी चीजों की मुआयना करते हैं। लेकिन बावजूद इसके पैसों के दम पर ये जिस तरीके से या कहे हमारी एजेंसियां चाह रही थी कि इनको आगे बढ़ने देते, जरा पता लगाया जाए ये जाते कहां हैं, करते क्या हैं, और ये हर एक चीज जिस तरीके से हमारी एजेंसी ने सोच रखा था उसके बाद वो सारा काम करते हुए चले गए। और आपको ये जरूर बता दें कि हमें अभी भी एनआईए ने यह नहीं बताया कि इन्हें पकड़ने के लिए किस तरीके का जाल बिछाया गया था। इस तरीके का सीक्रेट ऑपरेशन किया गया कि 7 दिन तक किसी को नहीं पता चला कि जो 7 लड़के हैं कहां गए, क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उनके फील्ड में तो यह है कि अपना रेडियो साइलेंस कर लिया, किसी को नहीं बताना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 7 दिन बाद ऑन कैमरा इनकी जब तस्वीरें आती हैं तो यूक्रेनियन सरकार, अमेरिकन सरकार और ये जो मैथ्यू है जो उसका खुद की जो एनजीओ कंपनी है वो भी स्टेटमेंट जारी करती है कि हम पता लगा कि हमारे बॉस तो इंडिया में है, हम अमेरिका वालों से बात कर रहे हैं कि हमारे बॉस को छोड़ा जाए। तो देखिए इतनी आसान नहीं होती हैं चीजें। अगर आप हमारे देश में आकर हमें चोट देने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो भारत तेल और गैस में उलझा हुआ है और इन सारी चीजों में उसका ध्यान नहीं जाएगा, तो माफ कीजिएगा जो भारत के लोग हैं बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से अपने देश के प्रति वफादार हैं, और जो भी कोई चाहे कि इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहे, हर एक बच्चा चाहे वो दूध पीता हुआ क्यों ना हो और चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, हर एक बच्चा अपने देश के लिए खड़ा जरूर होता है इस देश में। और इस देश में ये अभी नया नया पाकिस्तान जैसा बना हुआ 70 साल पुराना देश नहीं है, हजारों सालों पुराना देश है। कई आक्रमणकारी इस देश में आए, इन्हें लूटने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये देश है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का तो नहीं पता, पहले था नहीं अभी बना है, और आगे रहेगा कि नहीं रहेगा उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, शायद ना ही रहे तो बेहतर है भारत जैसे देश के लिए। लेकिन हमारी कोशिश थी कि इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए आप तक उस खबर को बताने की जरूरत थी जहां पर जासूसों ने, एक जासूस क्या कहें, कमांडोज ने आकर भारत के अंदर चोट बचाने की जो कोशिश की थी उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। उस ऑपरेशन को तोड़ा गया है। अमेरिकी जो साजिश थी उसे बेनकाब कर कर पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि अब बस बहुत हो गया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग है मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।